मेरा विजन है लैंसडोन वर्कशॉप से लेकर रोजगार प्राप्त होगा की घोषणाएं की, वरदान सिद्ध हो रहा है। वही हमारे लिए अभिशाप हो रहा है। दो मुख्यमंत्री और वन मंत्री की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं आज उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड नैनाना के ग्राम चायवाड़ा में। और आज मैं जिस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं, उस व्यक्ति का जन्म यहीं नज़दीक नैनाना ब्लॉक के अंतर्गत विकास ग्राम ढंगल गांव में हुआ था। क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ की जो विषम परिस्थितियों की पीड़ा का अनुभव किया है। और यहाँ उन्होंने उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई और कक्षा 12 तक इंटरमीडिएट तक की जो उनकी शिक्षा जो संपन्न हुई, वो यहीं राजकीय इंटर कॉलेज अंदरौली में हुई। और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते करते वे जो है अच्छे पदों पे, प्रशासनिक पदों पे भी आसीन रहे। और जब ये उत्तराखंड राज्य बना, तो उसकी जो पहली सरकार थी, उस सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत जी, उनके जो है वो निजी सचिव रहे हैं, उनके निजी जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं। और उन्होंने चूंकि यहाँ की पलायन की पीड़ा को भी बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। और उन्होंने जो विषम परिस्थितियों से, क्योंकि पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन होती है, तो उसमें भी उन्होंने जो है संघर्ष किया, उसको अनुभव किया है। तो मैं जनरल TPS रावत जी के निजी सचिव रहे रघुवीर बिष्ट जी बहुत सक्रिय रहे हैं यहाँ। और रघुवीर बिष्ट जी के साथ आज मैं इस ग्राम चायवाड़ा में उपस्थित हूँ। तो रघुवीर बिष्ट जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और रघुवीर बिष्ट जी से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो अब युवा अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था है उसकी तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो निश्चित बात है उन्होंने यहाँ का जन्म है, पढ़ाई है, लिखाई है, शिक्षा है, संग्रह है, और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। क्योंकि जब वो कैबिनेट मंत्री के PRO रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो अपनी पीड़ा होती है उसको महसूस करते हुए काफ़ी प्रयास किए हैं। तो मैं उनसे वार्ता करना चाहूँगा। रघुवीर बिष्ट जी, क्योंकि आपका जन्म पढ़ाई लिखाई यहाँ से हुई है, तो जो राज्य बनने के बाद ये जो 24 वर्ष है और राज्य बनने से पहले, ये दोनों जो दोनों स्थितियाँ बनी हैं, राज्य बनने से पहले की जो परिस्थितियाँ थी इस क्षेत्र की, मतलब, तो उसके बारे में आपको कहना है, किस तरह की परिस्थितियों का आपने अनुभव किया यहाँ का, और जो राज्य बनने के बाद जो 24 साल है, उस 24 सालों का मूल्यांकन आप किस तरह से करते हैं? देखो जगली, जैसे भी आपने इंट्रोडक्शन में मेरा परिचय दिया, मेरी प्राथमिक एजुकेशन से लेकर इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन इसी क्षेत्र में हुई। तो इस क्षेत्र से मैं भली भांति जानता था, परिचित था। और संयोग से 2002 के जो उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा की चुनाव हुई, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत जी के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने का। क्योंकि आप जानते हो कि जनरल TPS रावत जी सेना की सेकंड हाईएस्ट रैंक लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे। और जब वो सेना काल के दौरान भी उन्होंने अपने क्षेत्र के नायकों को आसाम राइफल में भर्ती कराने के भरसक प्रयास किए थे, उन्होंने भर्ती कैंप लगाए थे। और चूंकि उस समय वो राजनीति में नहीं आए, वो सोच भी नहीं रहे थे, तो मैंने ही जनरल TPS रावत जी से आग्रह किया था कि आपने उस क्षेत्र में, आपकी पूर्वजों ने उस क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम किया है। और इस समय नवोदित उत्तराखंड राज्य है, नवोदित उत्तराखंड राज्य को आप जैसे अनुभवी लोगों की आवश्यकता है। और मैंने अपना दावा छोड़ करके जनरल TPS रावत जी से विनम्र आग्रह किया कि आप हमारी उस समय धुमाकोट विधानसभा हुआ करता था, कि धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र से आप वो ले ली। तो आप जैसे जानते हैं कि जनरल TPS रावत जी का केवल मात्र जन्म परसोली में हुआ था, बाकी उनकी एजुकेशन देहरादून हायर एजुकेशन केंद्रीय विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद 1960 में वो एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए थे, और 98 में वो रिटायर्ड हुए। और उनको ये क्षेत्र देखा भी नहीं था। वो अपने जब जन्म हुआ उसके बाद वो बाहर रहे। तो जब पहली उत्तराखंड निर्वाचित विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, तो मैंने और जनरल साहब ने आपस में डिस्कशन किया। हमने सोचा, क्योंकि चाहे उनका वो सेना के वरिष्ठ पद पे रहे, प्रशासनिक पदों पे रहे,
लेकिन क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया हुआ था। क्षेत्र से अनभिज्ञ थे कि कहाँ क्या समस्या है, कहाँ किस तरह, क्योंकि मेरा जन्म जो है इसी परिस्थिति में हुआ था। तो जनरल साहब ने भी कहा कि सबसे पहले हमें जब हम चुनाव प्रचार के दौरे में निकलेंगे तो हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा। उस समय बहुत से लोगों ने उनसे भी कहा कि साहब हमारे क्षेत्र में तो 15-15, 20-20 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है, खड़ी चढ़ाई है, आप जो है मेन जगह पे आप जाइए और उसके बाद जो है बाकी कार्यकर्ता जो है गांव-गांव में प्रचार करेंगे। लेकिन जनरल साहब और मेरी आपस में ये सहमति बनी। जनरल साहब ने भी कहा था कि जब तक मैं गांव में नहीं जाऊंगा तब तक जो है मैं वहां की समस्याओं से अवगत नहीं होगा। और सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र की, आज से आप जिस तरह से आप बता रहे कि 24 साल पहले किस तरह का ये क्षेत्र था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उस समय धुमाकोट विधानसभा का गठन हुआ था और उस विधानसभा के अंतर्गत एक तो रिखनीखाल ब्लॉक, एक नैनीडांडा ब्लॉक और जहरी खाल के 5 पोलिंग बूथ थे, ये एरिया था। तो इन एरिया को सबसे पहले एक एक गांव का हमने भ्रमण किया था। तो जो नैनीडांडा क्षेत्र में, क्योंकि हम इस समय विकासखंड नैनीडांडा में है, तो उसकी मैं बात करना चाहता हूं। जो सबसे दुर्गम क्षेत्र है, ये चैबड़ा क्षेत्र भी, जो चैनपुर, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं बचपन से आता था, मेरा ननिहाल भी इसी चैनपुर के छुड़कुला गांव में है। ये यहाँ तक हम जो आप ऊपर मंदिर देख रहे होंगे, यहाँ मंदिर में मेला लगता था, हम आते थे, क्योंकि ननिहाल होने के कारण इस क्षेत्र से। लेकिन ये सड़क मार्ग की दूरी से कम 15 किलोमीटर दूर था ये गांव। तो वहां उस समय सड़क नहीं थी, एक ये था। आप अगर गुजरू पट्टी में जाएं तो वहां जो है आंसू बाखली एक ऐसा गांव था जहां 10 किलोमीटर दूर लोगों को पैदल चलना पड़ता था। फिर उसी प्रकार अपोला सेला, हमारे इसी ये भवन न्याय पंचायत में अपोला सेला गांव था, जहां लोग जो है सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए उनको 15-15, 20-20 किलोमीटर पहुंचना पड़ता था। उसी प्रकार से आपका ये जो हमारा रिखणी खाल से लेकर के जहरी खाल से लेकर के नैनीडांडा का जो क्षेत्र है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, वन मंत्री ने कॉर्बेट नेशनल पार्क को इस क्षेत्र से खोलने की घोषणाएं की, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पे नहीं उतरी। जबकि 2/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमारे क्षेत्र में होने के बावजूद कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां वहां के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, रामनगर के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, वहीं हमारे लिए अभिशाप हो रहा है, क्योंकि वन्य जीवों का मानव से संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो लाभ इको टूरिज्म के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री और वन मंत्री की घोषणा के बावजूद ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट इस क्षेत्र से नहीं खुल रहा है। मेरा विजन है लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो 2/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का गढ़वाल रीजन में है और 1/3 हिस्सा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। 1/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का नैनीताल में होने के बावजूद आप देख रहे होंगे कि वो क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से कितना विकसित है। हजारों लड़के वहाँ होटल, मोटल, रिजॉर्ट, सोवेनियर शॉप, गाइड का काम कर रहे हैं। अगर 2/3 हिस्सा गढ़वाल रीजन में होने के बावजूद भी कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट यहाँ से नहीं खुला है, इस गेट को खुलवाने की हमारी कोशिश होगी, उसके लिए संघर्ष करेंगे। और निश्चित रूप से अगर ये यहाँ से मैदाबंद से अगर सफारी चलता है, कालिंको गेट से सफारी चलती है, तो निश्चित रूप से यहाँ के हज़ारों नागरिकों को चाहे टूरिस्ट गाइड के रूप में काम मिले, चाहे होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, वर्कशॉप से लेकर के सोवेनियर शॉप से लेकर के हज़ारों लड़कों को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से रोज़गार प्राप्त होगा। ये हमारा सबसे पहला मिशन होना चाहिए।